हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा चैनल पे स्वागत करता हूं। और देखिए, अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये लास्ट लेक्चर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और मैं बताता चलूं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्योंकि जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर अराइज होते हैं वो इसी सेक्टर से होते हैं। और आज का क्लास मैं चाहता हूँ शुरुआत से आप काफ़ी अटेंशन के साथ अटेंड करें। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो बचा हुआ पार्ट है वो सबसे पहले आपको जानना है न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक, तो न्यूट्रॉन 1932 में आविष्कार किया गया जेम्स चैडविक के द्वारा। और चैडविक साहब ने और क्या क्या कहा है न्यूट्रॉन के बारे में वो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। पहली बात उन्होंने कहा है कि ये अनावेशित कण होता है। इसके मतलब कि इस पे ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन की तरह नेगेटिव चार्ज होता है। ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इसलिए कहा गया कि न्यूट्रॉन अर्थात उदासीन होते हैं। ठीक है, अगली बात देखेंगे कि द्रव्यमान कितना होता है इसका। तो बताया गया कि प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। क्लियर है। नेक्स्ट चीज अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, A मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, इज इक्वल टू P मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होगा और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा, उन दोनों के द्रव्यमान को अगर जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा परमाणु का द्रव्यमान। तो A इज इक्वल टू P प्लस N। तो अगर N निकालना चाहोगे तो इधर क्या हो जाएगा, A माइनस P। समझ पाए ये बात। अगली बात की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो विभिन्न कक्षाओं में, कक्षा का मतलब होता है दोस्त ऑर्बिट। ठीक, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, ये मैं कल भी आपसे बात कर रहा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले आपको सेल और सबसेल आज समझाऊंगा, उसके बाद आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाइएगा। पहली बात क्या कह रहा है कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण हेतु बोर और बरी, मेरे दोस्त ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, क्या नियम उन्होंने दिया, मैं वो 3 बिंदुओं में आपको ये नियम समझा दूंगा। पहली बात उन्होंने कहा कि किसी कक्षा में या ऑर्बिट में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूत्र 2n² के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, 2n² के द्वारा दर्शाया जाता है, जहां n क्या होगा, n होगा कक्षा की संख्या। जैसे दोस्त देखिए, कक्षा मतलब ऑर्बिट या सेल भी कई जगह लिखा रहेगा, तो क्या बोलेंगे, कितना होता है, K, L, M, N, हालांकि O भी होता है और P भी होता है अगर आप जानना चाहें तो। ठीक है, इसी में मैं आपको बताता चलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालते हैं 2n² से, तो n जब 1 होगा मतलब K के लिए तो 1 होगा, L के लिए 2 होगा, M के लिए 3 होगा, N के लिए 4 होगा, इसी तरह से so on। तो K के अगर n के जगह 1 रखेंगे आप, तो 2n² मतलब 2 × 1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2 ही तो होगा। अगला अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 तो होगा। अगला अगर 3 रखेंगे n के जगह तो क्या हो जाएगा दोस्त, सोच के देखिए, 3 × 9 दूना 18। अगर 4 रखेंगे, 4 चौके 16 दूना 32 हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम फील करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके जरूर बताऊंगा। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। आप बोलोगे अभी तो ये सब 32 तक लेके जा रहे थे, ये अरेंजमेंट है, किंतु जो बाहर ऑर्बिट होगा, सबसे बाहरी कक्षा होगा, उसमें मैक्सिमम 8 ही होगा। ये कैसे होगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा बाकायदा डायग्राम बना के, पेशेंस बनाए रखिए। अगली बात, सभी कक्षाओं में मतलब सभी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्रम अनुसार भरी जाती है। इसका मतलब अगर K सेल में है तो सबसे पहले पूरे K सेल को फिल करेंगे, उसके बाद हम L सेल को फिल करेंगे, उसके बाद हम M सेल को फिल करेंगे, उसके बाद हम N सेल को फिल करेंगे। तो इस तरह से एक्चुअली क्रम के अनुसार भरा जाएगा। क्या मैं बोला कि क्रम के अनुसार भरा जाएगा, बिना क्रम का अगर भरेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। और क्रम कैसे होता है मैं अभी यहाँ पे जरूर आपको समझाऊंगा। अभी देखिए, 2 चीज मैं आपको बताता हूँ, एक होता है ऑर्बिट और दूसरा होता है सब ऑर्बिट। बहुत सारे लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि ऑर्बिट क्या होते हैं और सब ऑर्बिट क्या होते हैं। बहुत आराम से आपको समझ लेना चाहिए कि ऑर्बिट्स को कहते हैं K, L, M, N, इस तरह से। ठीक है, और 2, 8, 18, 32 किस तरह से इलेक्ट्रॉन कितना किस सेल में होता है क्वेश्चन पूछता है। कई बार आपको मिलान करने दे देगा। समझ पा रहे मेरी बात। तो K में 2 होता है, क्यों होता है मेरे दोस्त, अभी आपको समझा रहा था, 2n²। अब देखिए वहां पे अभी बता ही रहा था कि n के जगह 1 रखें, n के जगह 2 रखें, 3, 4 ऐसे रखेंगे तो आपको ये सारी वैल्यूज मिलेंगे। तो मेरे समझ से आपके दिमाग में अब आ गया होगा कि K, L, M, N में कितने कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं।
ठीक है। अगली बात देखेंगे, अगर सब ऑर्बिट की बात करूं तो सब ऑर्बिट में देखेंगे प्रत्येक कक्षा या सेल में कई उपकक्षाएं होते हैं। समझ पा रहे हैं? सभी ऑर्बिट्स में कई सब ऑर्बिट मिलेंगे, तो वही बोल रहे कि कई उपकक्षाएं मिलती है, जिसको बोलते हैं एस, पी, डी, एफ। आपको ये जरूर याद रखना चाहिए और मैं लिखता चलूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब बात आती है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, डी में 10 भरे जाएंगे और एफ में 14 भरे जाएंगे। आप बोलोगे कैसे याद रखो इसको, तो देखिए 2 + 4 कीजिए कितना होगा 6, + 4 कीजिए कितना होगा 10, + 4 कीजिए कितना होगा 14। तो आप +4 करते चले जाएंगे तो एक सीक्वेंस में ये अरेंज होता चला जाएगा। समझ पाए आप? अब आप समझिए, जिस ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं तो उसको आप डिटेल से आप समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ब्लैक वाला जो सबसे अंदर है, तो यहाँ पे लिखा होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि न्यूक्लियस में मतलब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये बहुत दिन से मैं कहता हुआ आ रहा हूँ। और बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा होता है, हर जगह होगा ऐसा, ठीक है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो सबसे पहले के सेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, मैक्सिमम 2। पहले भी आपको समझाया था, मैं जानबूझ के यहाँ लिख दिया हूँ। तो 2 अगर करेंगे इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे और दूसरा यहाँ देंगे, ठीक है। अगली बोल रहा है कि एल सेल में आप कितना भर सकते हैं, 8। तो इस तरह से अरेंज करेंगे, हो सकता है 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह से अगर आपसे बात करे कोई कि अगला एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको भी इसी तरह से अरेंज कर लेना पड़ेगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते जाइएगा। अब इस तरह से 18 करेंगे और फिर फाइनली एन में अगर देखेंगे तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज होगा, ठीक। समझ पाए आप? फिर से यहाँ पे लिखा हूँ 2n² KLMN सेल के लिए, ठीक है। तो आप एक बार खुद से वैल्यू पुट करके रख लीजिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। तो आपका समझ में आएगा कि के में 2 आएगा, एल में 8 आएगा, एम में 18 आएगा और अगले में 32 आएगा, ठीक है। ये याद रखना है, बार बार इस पर इतना बल इसीलिए दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट आप समझिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था यहाँ पे, लेकिन मैं कवर करता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट बात क्या बता रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कि कक्षाओं मतलब ऑर्बिट्स एवं सब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या मैंने बताया कि ऑर्बिट्स और सब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। जनरली आप देखते होंगे, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया कि नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे होता है, 2 और 5, और ये बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 2 कहाँ है। तो इसके लिए अगर आप इस तरह का बनाइएगा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप नाइट्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं, तो 2 और 5 है, इसका मतलब आप इसको कितना दे सकते हो, 2 दोगे ना, 2 से ज़्यादा तो के को चाहिए ही नहीं, सिर्फ 2 ही। अब के में देख रहे हैं 2 चाहिए, लेकिन एल में 8 चाहिए। क्या 8 है इसके पास? मैं अलग कलर से ये बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 8 चाहिए यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5। अब है ही नहीं, 5 ही तो है, तो 8 कहाँ से देंगे। लेकिन मेरे दोस्त, हर एटम्स क्या चाहता है कि डुएट या ऑक्टेट पूरा हो। डुएट सिर्फ एक पूरा करेगा, उसका नाम है हीलियम। इसके अलावा हर एलिमेंट से आता है कि अष्टक पूरा हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। अष्टक ये पूरा कर पाएगा क्या? अगर कर पाएगा तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा। क्या 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है? नहीं है। तो वो या तो मांगेगा या तो 5 को हटा देगा। 5 को हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 3 को लाना कहीं से बहुत आसान है। इस वजह से नाइट्रोजन क्या चाहेगा कि 3 कहीं से मिल जाए, और जो मिल जाएगा वही उसका वैलेंसी कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल और मैं देता हूं, मान लीजिए सोडियम का लेता हूं। सोडियम आपको पता है 11 होता है, चलिए इस तरह से। तो आप पहले में देंगे सोडियम में 11 होता है, क्या लिखोगे 2, 8 और 1। चलिए बढ़िया है। तो पहले सेल में आप कितना देना चाहेंगे? 2 देंगे ना भाई, पहले में 2 देंगे। अगर अगली ऑर्बिट आप बनाइएगा इस तरह से, तो इसमें 8 आपको देना पड़ेगा, 2, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन अगला जो ऑर्बिट आने वाला है उसमें आपको कितना देना होगा? 18 चाहिए होगा, लेकिन है 18, 1 है, इसका मतलब 1 दे देंगे।
ये सोडियम क्या चाहेगा कि मैं काश स्टेबल होता, ऑक्टेट पूरा होता, ऑक्टेट इसके पास है पूरा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के चलते इसके पास पूरा नहीं है। तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हटा देता है, और जो देता है वो दानी होता है मेरे दोस्त, धन होता है उसके ऊपर, इसीलिए धन मतलब पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है। और क्लोरीन का अगर मैं बात करूं तो वो एक मांगने वाला होगा, इसीलिए उसके पास क्लोरीन माइनस हो जाएगा। मैं इसका भी एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। फिलहाल जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, स्पेस कम होने के कारण मैं इसको रब करूंगा, नहीं तो फिर आपको समझा नहीं पाऊंगा जो मैं फील कराना चाहता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जब भरा जाता है ना सब सेल में, तो उसका एक पैटर्न होता है। कैसे होता है, सबसे पहले 1s को दिए, उसके बाद क्या करेंगे हम 2s को देते हैं, उसके बाद देखिए, उसके बाद इधर तो नहीं जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, तो किसको देंगे, 2p को देंगे, फिर क्या मिला, 3s मिला, फिर किसको देंगे, 3s के बाद इधर देखिए 3p को देंगे, फिर 4s को देंगे। समझ पा रहे हैं, इसी पैटर्न में फिल किया जाता है। फिर 4s के बाद किसको देंगे, इधर तो है नहीं, तो वापस आइए 3d को देंगे, 4p को देंगे, 5s को देंगे, अगली किसको देंगे, फिर 5s के बाद यहाँ ये वापस 4d को देंगे, 5p को देंगे, 6s को देंगे, फिर अगली किसको देंगे, इधर तो है नहीं, तो फिर 4f को देंगे, 5d को देंगे, 6p को देंगे, 7s को देंगे, फिर किसको देंगे, आगे आइएगा तब मिलेगा, 5f को देंगे, फिर 6d को देंगे, फिर 7p को देंगे। इस तरह से अरेंज किया जाता है। जैसे कि अभी मैं सोडियम के लिए अगर मैं लिख के आपको दिखाऊं, सोडियम के लिए अभी क्या बोला था, 11 है, आप क्या बोलोगे, 2, 8 और 1 हुआ। जो मैं बोला उसको जरा फील कर लीजिए आप एक बार दोस्त। इसको क्या लिखेंगे, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, अब बचा 8। 8 का मतलब ये एक्चुअली पहला था, k है ये, और ये वाला 8 ये KL है, और ये क्या है, M है। तो आपने 1s2 दिया ना, इसका मतलब k का काम पूरा। अगली बात देखिए, फिर क्या लिखेंगे, 2s2, फिर क्या लिखेंगे, 1s हो गया, फिर 2s लिखे, फिर अगला क्या आने वाला है, 2p। तो देखिए 2p कितना p में हो सकता है, मैक्सिमम 6 हो सकता है ना। अभी आपको बताता हुआ आया था कि 6 हो सकता है, s में 2 हो सकता है, p में 6 हो सकता है, d में 10 हो सकता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 6 लिख दूंगा, इसका मतलब इस 2 में अगर देखेंगे तो 6 और 2 8 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। अगला जो बचा हुआ है वो क्या आएगा, 2p के बाद 3s आएगा, है यही आएगा, तो मैं लिखता हूँ 3s। 3s में कितना बचा हुआ है, 1, इसीलिए 1 ही होगा यहाँ। और अगर 2 होता मान लो तो मैंने 3s2 लिखा होता। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इस तरह से होता है। अब एक बात और समझिए, अब जो बात आती है वैलेंसी की, तो वैलेंसी क्या होता है, तो आपको एक बार वैलेंसी मतलब संयोजकता, क्या बोलेंगे हिंदी में, संयोजकता। अगर आप इजाजत दें कि ये चीज आप समझ चुके हैं तो थोड़ा सा स्पेस और यूज करना चाहूंगा मैं एक बार। संयोजकता, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको वैलेंसी जानना है तो सबसे पहले देखिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, या जितने इलेक्ट्रॉन आपको त्यागने की आवश्यकता होगी, या जितने इलेक्ट्रॉन की साझा करने की आवश्यकता होगी, वही आपका क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा। क्या कहता हूं मैं, एक बार फिर से सुनिए। संयोजकता का मतलब होता है, हो सकता है आप क्या कर सकते हो, ऐसे नहीं, हो सकता है आप अष्टक पूरा करने हेतु कुछ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, लेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है आप त्याग करेंगे, या कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन को आपने ग्रहण किया, जितने इलेक्ट्रॉन को आपने ग्रहण किया वो आपका संयोजकता कहलाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन आपने त्याग दिया वो भी आपका संयोजकता कहलाएगा। अगर ग्रहण किया तो माइनस में होएगा, त्याग दिया तो प्लस में होगा, और अगर साझा किया तो फिर वो तो जितना भी देंगे वो भी प्लस में ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्लस माइनस में लिखा नहीं जाता है तो इसको मेंशन नहीं करना है। जैसे अभी सोडियम के साथ देखा कि 2, 8 और 1 है, हमें तो ऑक्टेट पूरा करना था, एक तो ये फालतू है, मतलब एक को हम त्याग देंगे तो ये वैलेंसी सोडियम का 1 होगा। इसी तरह से अगर कोई ग्रहण करने वाला होगा तो मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन 17वें नंबर पे 2, 8 और 7 लिखोगे दोस्त। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 या तो दे दे किसी को, या तो एक किसी से ले ले, लेना आसान है एक, इसका मतलब इसका भी 1 होगा, लेकिन ये माइनस वाला होगा। क्लियर। साझा का मतलब मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन 14वें नंबर पे है। अब देखिए 2, 8 और 4 है दोस्त, ये 4 या तो ले ले या 4 किसी को दे दे, लेकिन ना 4 कोई लेने वाला है ना कोई लेने वाला है, इसका मतलब ये लोग साझा करेंगे, और जब साझा होगा तो 4 हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या जितना त्याग करे या जितना साझा करे वही उसका वैलेंसी कहलाएगा। क्या मैं आपको समझा पाया ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से? अगली बात पे मैं आता हूँ।
अगली बात देखिए, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है परमाणु संख्या और क्या होता है परमाणु द्रव्यमान? परमाणु संख्या, इसको सबसे पहले समझिए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। शॉर्ट में आप कह सकते हो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु संख्या। अगली बात क्या बताएंगे कि इसको जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसके लिए आप एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया कि कोई भी तत्व होता है उसका अगर एक कोई प्रतीक है यहाँ पे वो लिखते हैं, और इस साइड में जो नीचे लिखा होता है वो परमाणु संख्या होता है, जो ये आपको बता रहा हूँ, और ये परमाणु द्रव्यमान होता है जो आपको यहाँ पे अभी बताऊंगा। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम लिया, और कैल्शियम में अगर आप देखेंगे तो 20 जो है वो एक परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, और जो 40 जो है वो परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है। क्लियर? तो अब देखिए परमाणु द्रव्यमान में क्या क्या चीजें आपको जानना चाहिए। परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दोनों का जो द्रव्यमान होगा उसको ऐड कर दोगे तब जाकर मिलेगा परमाणु द्रव्यमान। इसीलिए A = क्या हो सकता है, P + N, या कई जगह देखेंगे चूंकि P को आप Z भी लिख सकते हो तो हो सकता है ये Z + N लिखा मिले। तो हंसिएगा, डरिएगा मत, ये एक ही बात है, ठीक है। अगली बात, परमाणु के नाभिक में होते हैं, ये परमाणु के नाभिक में होते हैं कौन? परमाणु द्रव्यमान। इसका मतलब इसीलिए बोला जाता है इसे न्यूक्लियन। और अगर कोई कहे कि न्यूक्लियन में क्या होता है, प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है या दोनों होता है, तो जवाब दोनों बताइएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, ये भी दिमाग में रखना है। क्यों नाभिक में होता है? कल जब मैं रदरफोर्ड का मॉडल बता रहा था तभी मैं बताया था कि सारा उसका द्रव्यमान उन्होंने क्या बताया कि नाभिक में है, क्योंकि बाहर का हिस्सा से जब पास कर जा रहा था अल्फा पार्टिकल तो उन्होंने बोला था कि ये पूरा खाली है, किंतु नाभिक में सारा मास सैचुरेटेड है या केंद्रित है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखिए, समस्थानिक आइसोटोप्स, और अगला है आइसोबार। तो समझिए सबसे पहले समस्थानिक क्या होता है। देखिए, परमाणु संख्या समान होगा जिसका, और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा या भिन्न भिन्न होगा, उसको आप क्या बोलोगे? समस्थानिक बोलोगे, ठीक है। ठीक, अब एक और बात समझिए। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, उस एग्जाम्पल को समझिएगा। तो पहला क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा क्या है? ड्यूटेरियम। तीसरा क्या है? ट्राइटियम। इसको कई बार प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम भी कहते हैं। आप दिमाग में रखेंगे, फिर से मैं कहता हूँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम भी कहते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे सीधा पूछेगा प्रोटियम क्या होता है, ड्यूटेरियम क्या होता है, ट्राइटियम क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो कार्बन के साथ देखेंगे, इसका मतलब हाइड्रोजन का भी आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन समस्थानिक बनाता है, साथ साथ कार्बन भी समस्थानिक बनाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, लेकिन एटॉमिक मास दोनों का 12 और 14 अलग अलग है। सेम चीज देखे थे यहाँ पे 1 1 1, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास 1 2 3 सबका अलग है, इसीलिए आइसोटोप्स है, ये भी आइसोटोप्स है। सेम चीज क्लोरीन के साथ देखेंगे तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 समान है, किंतु परमाणु द्रव्यमान अलग है, इसका मतलब ये भी आइसोटोप शो करता है। लास्ट, ऑक्सीजन के साथ भी अगर आप देखेंगे तो ये भी आइसोटोप बनाता है। ऑक्सीजन 8 8 8, लेकिन 18 17 16, इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है और परमाणु संख्या समान होता है। अगली बात देखिएगा, समभारिक। समभारिक का मतलब होता है आइसोबार, इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? आइसोटोप्स का बिल्कुल उल्टा होता है मेरे दोस्त। यहाँ मैंने बोला परमाणु संख्या समान है, यहाँ देखिए परमाणु द्रव्यमान समान होगा और परमाणु संख्या अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बताया? आर्गन का बताया और कैल्शियम का बताया। देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या 18 है, यहाँ भी परमाणु संख्या 20 है, इसका मतलब ये दोनों अलग है, किंतु ये देखिए 40 और ये देखिए 40, इसका परमाणु द्रव्यमान समान है। इसी वजह से ये समभारिक या आइसोबार का बेस्ट एग्जाम्पल होगा। अगली बात मैं इसमें बताना भूल गया कि आइसोटोप्स का कुछ यूज है, इसीलिए ये रेज ऐसे आएगा, ठीक है, ये लाइन इस तरह से। अगली बात समझिए, समस्थानिकों के कुछ अनुप्रयोग और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में यहाँ से क्वेश्चन उठाया करते हैं। तो पहली बात आपको क्या समझना चाहिए? यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी अर्थात एटॉमिक रिएक्टर में किया जाता है, और किस लिए? ईंधन के रूप में किया जाता है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है? समस्थानिक के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट देखेंगे कोबाल्ट के साथ। तो कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कैंसर का इलाज किया जाता है, और आपको अगर मैं बताता चलूं तो कई बार आप देखते होंगे कोबाल्ट 60 लिखा हुआ। कोबाल्ट 60 आप देखेंगे कैंसर का इस्तेमाल, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होता है, और ये एक आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है।
अगली बात देखेंगे, आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है घेंघा रोग को ठीक करने के लिए। ठीक, तो इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर में समाप्त करता हूँ। एक और आता है शब्द सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, संभारिक जैसे हुआ सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो वो उसको बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्लियर है ये बात? बहुत आसान है, ये भी चीज है, याद रखना। नाम में ही है, सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, तो सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक समान हो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक बोल देंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये आपको जरूर याद रहेगा। बाकी आप केमिस्ट्री का लगभग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, कुछ चैप्टर और हैं 8 आसपास, जो भी होगा देख लेंगे। आप क्या कीजिए, एक सिरे से जब पढ़ रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप थोड़ा बहुत रिटर्न करते होंगे काम। अगर नहीं करते होंगे तो शायद आपको इश्यू बनेगा बाद में। थोड़ा बहुत आप खुद का रिटर्न नोट्स जरूर बनाइए। अगर ऐसा करेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा, क्योंकि बहुत बार चीज़ें स्किप कर जाती है ऐसे में। ठीक है, और कल का लेक्चर केमिस्ट्री नहीं रहेगा, क्योंकि कल आपको पता होगा संडे है तो करंट अफेयर्स का क्लास होता है, तो कल करंट अफेयर्स का क्लास होगा मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। एक मॉर्निंग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों होता है, तो इसलिए 2 लेक्चर करंट अफेयर्स का कल मिलेगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बने रहें, लोगों से बात करते रहें, फॉरवर्ड करते रहें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं और रिस्पांस भी मिल रहा है बहुत अच्छा। सो कैरी कीजिए। धन्यवाद।